नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य रात्रि का समय है, लगभग 12:30 बजे हैं। नरेन अपनी गाड़ी से अपने गांव श्यामपुर के लिए निकला था। नरेन सुमेरपुर शहर की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चूँकि आज शुक्रवार था और वीकेंड भी, तो नरेन ने सोचा कि क्यों ना यह वीकेंड माँ पिताजी के साथ बिताया जाए। इसी बहाने माँ की शिकायतों को भी विराम लग जाएगा कि तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद तो तू बिल्कुल भूल ही जाएगा हमें, वगैरह वगैरह। वही सब माँओं जैसे बेटे से मिलने के तरह तरह के बहाने। जब नरेन अपने अपार्टमेंट से निकला था तब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब बारिश भी तेज होने लगी थी। चलते चलते नरेन शहर से काफी दूर आ चुका था, तो उसने अब वापस जाना भी उचित नहीं समझा और बारिश की वजह से गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर ली और म्यूजिक भी ऑन कर लिया। अचानक नरेन ने गाड़ी रोकी। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक हाईवे का रास्ता और एक शॉर्टकट, जो कि एक घने जंगल और कुछ गांवों से होकर गुजरता था। और यदि हाईवे से जाता तो पूरे जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर जाना पड़ता। चूंकि सेफ हाईवे का रास्ता ही था, किंतु समय ज़्यादा लगता और जंगल के रास्ते पर भी नई सड़क बन चुकी थी। बस जंगली जानवरों के मिलने का ही खतरा था। फिर भी नरेन बोला कि जय बजरंगबली, अब जो होगा देखा जाएगा। आज जाऊंगा तो जंगल के बीचों बीच से ही। और फिर उसने अपनी गाड़ी जंगल की सड़क पर दौड़ा दी। चलते चलते कुछ ही पल गुजरे थे कि गाड़ी की लाइटों की रोशनी में उसने देखा कि कोई लड़की सड़क किनारे खड़ी खड़ी लिफ्ट के लिए इशारा कर रही है। नरेन अभी उससे कुछ ही दूर था और उसे देखकर उसे बचपन में पढ़े सारे डरावने नॉवेल्स और कहानियां एक ही पल में याद आ गई। यह बरसात की काली घनी रात और सुनसान सड़क, उस पर खड़ी एक सुंदर लड़की। फिर नरेन ने तुरंत उसके चेहरे से लेकर पैरों तक उसे पूरा देखा। इसके तो बाल भी सही थे और पैर भी उल्टे नहीं सीधे ही थे। तो उसके भूत प्रेत और चुड़ैलों से संबंधित ज्ञान ने कहा कि भाई, ये तो लड़की ही है, बेहिचक लिफ्ट दे सकता है। बेचारी इस बरसात में इतनी रात में कहाँ पैदल पैदल फिरेगी, और पास के ही किसी गांव की होगी, लिफ्ट देना ही उचित रहेगा। और सोचते सोचते नरेन ने गाड़ी उसके पास ले जाकर रोकी, गेट खोला और उसे तुरंत अंदर बैठने को कहा। बारिश के पानी में तरबतर वह लड़की गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठते ही नरेन की नज़र उसके चेहरे पर गई। इतनी सुंदर आंखें आज तक उसने नहीं देखी थी। फिर उसकी नज़र नाक पर गई। उसने एक छोटी बाली नाक में पहन रखी थी। कुछ पल के लिए नरेन की नज़र वहीं रुक गई। गाड़ी के अंदर जलती लाइट की दूधिया रोशनी ने उस लड़की के नूर में और भी चार चांद लगा दिए थे। उसके लंबे लंबे घने काले बाल और शरीर से आती मोगरे की भीनी भीनी खुशबू ने नरेन को एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया था। कुछ पल के लिए नरेन उसके हुस्न के दीदार में एकदम से खो गया। उसे लगा जैसे स्वर्ग की किसी अप्सरा ने अपने हुस्न के आगोश में ले लिया है उसे। तभी उस लड़की की नज़र नरेन की नज़रों से टकराई और एक बिजली सी नरेन के पूरे शरीर में दौड़ गई और उन गुलाब की पंखुड़ियों समान अधरों से कुछ स्वर फूटे। वह क्या बोली नरेन को कुछ ना सुना, किंतु उसकी तंद्रा जरूर भंग हुई। फिर उसके कानों में किसी कोयल की आवाज़ से भी मधुर आवाज़ ने प्रवेश किया। वह बोली कि सर, थैंक्स लिफ्ट देने के लिए। तब नरेन बोला कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है। तो वह बोली कि सर, ज़रूरत तो है ही। ऐसे इतनी अंधेरी बरसात की रात और सुनसान सड़क और एक अकेली लड़की, कोई क्यों ही लिफ्ट देगा।
हर कोई भूत प्रेत सोचकर या लुटेरी समझकर अपनी जान बचाना चाहेगा। और सच बताइए, आपने भी तो यही सब सोचा ही होगा, फिर भी आपने अपने डर पर काबू रखा और मेरी हेल्प करी। तो इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है कि कम से कम एक थैंक्स तो मैं भी बदले में करूं आपका। आप डरिए मत, मेरा नाम निशा है और मैं सुमेरपुर के एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर हूँ। तब नरेन बोला कि अच्छी बात है, मैं नरेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सुमेरपुर में ही। फिर दोनों एक दूसरे के परिवारों के बारे में बताते हैं। निशा बोली कि वह रामपुर की रहने वाली है। उसके परिवार में माँ, पिताजी और छोटे भाई बहन हैं। उसके पिताजी किसान हैं और भाई बहन अभी गांव में ही पढ़ते हैं। फिर नरेन ने बताया कि वह श्यामपुर का रहने वाला है और उसके पिताजी ही हमारी पंचायत के सरपंच हैं पिछले 20 साल से। तब निशा बोली कि अच्छा, आप सरपंच जी के बेटे हैं। और फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। बातें करते करते यूं ही नरेन की नज़र निशा के हाथ पर गई। उसे लगा जैसे उसके नाखून बड़े हो रहे हैं। फिर उसने वहम समझकर इस पर ज्यादा गौर ना किया और गाड़ी चलाता रहा। बातें करते करते अचानक नरेन को मोगरे की खुशबू आना बंद हो गई और पूरी गाड़ी में बदबू आने लगी। उसने निशा की तरफ देखा और यह नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। ये क्या था? अभी जो इतनी हसीन हुस्न परी यहाँ बैठी थी, उसकी जगह हाड़ मांस और खून से सनी एक लड़की बैठी थी। उसे देख नरेन की चीख निकल गई और हड़बड़ाहट में गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए नरेन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसके कानों में एक स्वर गूंजा, नरेन नरेन, जग जा, अब सुबह के 10 बज चुके हैं। यह तो उसकी माँ कुसुम की आवाज़ थी और नरेन चौंक कर उठ गया। यह क्या? वह अपने गांव श्यामपुर कब पहुंचा और निशा कहाँ गई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुसुम बोली, बेटे, अब जगते ही कहाँ खो गया? रात को तू कब आया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। चल अब उठ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाहर आ जा। तेरे पिता चाय चाय कर रहे हैं कब से। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी बाहर से नरेन के पिता हिरेन की आवाज़ आती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटे के आते ही मेरी आवाज़ तो अब काहे काहे ही लगेगी तुम्हें। सीधे सीधे ही बोल देना, चाय चाय या टाय टाय के बहाने क्यों मार रही है। फिर कुसुम हंसकर नरेन के माथे को चूमकर बाहर आ जाती है। इधर नरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात हुआ क्या था। फिर वह भागकर गाड़ी के पास गया। यह क्या, इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद गाड़ी पर एक डेंट या कोई एक खरोंच तक उसे नहीं मिली। फिर गाड़ी खोलकर अंदर देखा तो ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पूरी भीगी हुई थी और मोगरे की वह भीनी भीनी खुशबू अभी भी गाड़ी से आ रही थी। तब नरेन को यकीन हुआ कि उसने कोई सपना नहीं देखा है, बल्कि यह सब हुआ था कल रात उसके साथ। किंतु निशा गई कहाँ? वह थी कौन? क्या वो एक आत्मा थी? क्योंकि उसने उसके शरीर को बदलते देखा था। फिर उसने चाय नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर निशा के बारे में उठ रहे असंख्य प्रश्नों के बारे में सोचने लगा। तभी उसके कमरे में मोगरे की वही भीनी भीनी खुशबू आने लगी और किसी ने उसको पीछे से आकर बाहों में भर लिया। सामने लगे शीशे में देखा तो कोई और नहीं, वह निशा ही थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही कुसुम कमरे में आ गई। उसने पूछा कि नरेन, आज तेरे लिए खाने में क्या बनाऊं? क्या खाएगा मेरा बेटा? इधर नरेन की हालत खराब, क्योंकि उसे निशा ने अभी भी बाहों में भर रखा था। पहले तो नरेन को ये डर लगा कि माँ जब उसे ऐसे किसी लड़की के साथ देखेगी तो वह क्या सोचेंगी। किंतु कुसुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उन दोनों के अलावा कोई तीसरा वहां था ही नहीं। अब नरेन को समझ आ चुका था कि निशा कोई भटकती आत्मा है और उसके दर्शन केवल नरेन को ही हो रहे हैं।
फिर निशा हल्के से उसके कान में बोली कि छोले भटूरे, खीर, मटर पनीर, हलवा, काजू कतली, गुलाब जामुन, पाव भाजी ये सब बोल दो। तो नरेन ने सब बोल दिया। तब कुसुम ने नरेन का कान पकड़ा और बोली कि मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरा घर है, किसी ढाबे पर तू वेटर को ऑर्डर नहीं दे रहा है। तभी अचानक से निशा नरेन के अंदर घुसी और नरेन के हाथ से कुसुम का कान पकड़ा और बोला कि चुपचाप ये सब बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और नरेन से निकलकर वापस बाहर आ गई। इधर नरेन होश में आया और अपने आप को अपनी माँ का कान पकड़े पाया। कुसुम के लिए भी यह चौंकाने वाला था और वो रोने लगी कि हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है, बेटे माँ के कान खींचने लगे हैं। फिर नरेन बोला कि माँ, मैं मजाक कर रहा था। तो रोते रोते कुसुम ने उसे एक चांटा मारा और बोली कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मजाक में भी मेरे कान खींचे। तभी निशा फिर नरेन के अंदर घुसी और दो तीन चांटे कुसुम को जड़ दिए और बोली तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी, चल किचन में काम पर लग जा। नरेन के कमरे में हो रहे शोर को सुन हिरेन भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि नरेन ने दो तीन चांटे कुसुम को अभी अभी रसीद किए हैं, वह भी जोरदार। तो हिरेन को गुस्सा आ गया और वह दनदनाता हुआ उसकी तरफ आया और चांटा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि हिरेन का हाथ पकड़कर नरेन ने उसे भी दो चार चांटे कसकर रसीद कर दिए और बोला आइए आइए मिस्टर हिरेन, स्वागत है आपका, कैसा लगा स्वाद, चलो आप दोनों किचन में और मेरी भूख शांत करो। फिर निशा बाहर आ जाती है तो नरेन ने देखा कि कुसुम और हिरेन अपने दोनों हाथों से गालों को छुपाए किचन की तरफ मुंह लटकाए चुपचाप जा रहे हैं और निशा पास खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। उसकी यह मुस्कान देख नरेन उसी में खो गया। वह ये भी भूल गया था कि अभी अभी इस लड़की ने उसके माँ पिताजी के साथ ऐसा कांड किया था। तभी अंदर से रोते रोते कुसुम आई। उसके दोनों हाथ अभी भी गालों पर ही थे और बोली कि बेटा, तू सच में इतना खाना अकेले खा जाएगा। इधर नरेन और निशा की नजरें एक दूसरे में खो चुकी थी। तो निशा ने हाँ में सिर हिलाया और वैसा का वैसा नरेन ने भी हिला दिया। तो कुसुम बोली इतना तो सामान ही नहीं है घर में। तब निशा को गुस्सा आ गया। वह फिर से नरेन में घुसी और कुसुम को तीन चार चांटे और रसीद करते हुए बोला कि अब सामान आ जाएगा या और पेट्रोल डालूं तेरी स्कूटी में। अब कुसुम को भी समझ आ चुका था कि हो ना हो, यहाँ जैसा दिख रहा है वैसा कुछ चल नहीं रहा है। फिर उसने हिरेन को बाजार भेजा और सारा सामान वहां से मंगवाया। इधर निशा वापस बाहर निकली और नरेन होश में आया। अब उसे निशा पर गुस्सा आ गया। वह बोलने के लिए मुंह खोलना ही चाहता था कि निशा ने बड़े ही प्यार से अपनी एक अंगुली उसके होठों पर रखी और मुस्कुराकर बोली चुप चुप, बस कुछ मत कहना, तुम डरो नहीं और विश्वास रखो मुझ पर। मैं जो कर रही हूँ करने दो मुझे। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते, किंतु थोड़ी देर में सब जान जाओगे। पहले मुझे खाना खाने दो, फिर सब बताऊंगी। तो नरेन ने हल्के से उसकी अंगुलियों को अपने होठों से अलग किया और बोला कि मैंने सुना था कि भूतनी खून पीती है, पर आज जब मिला हूँ तो भुक्कड़ भूतनी से यह सब चल क्या रहा है, मुझे प्लीज बता दो। सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा है। तब निशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने नरेन को बेड पर बिठाया। उसके मुंह को अपने हाथों में लेकर बोली मुझे माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें थोड़ा दुख दर्द सहना पड़ेगा। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ और ना ही कुछ कर पाऊंगी। फिर वह हल्के हल्के हाथों से नरेन का सिर दबाने लगी। कुछ देर बाद नरेन बोला कि क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो निशा बोली कि मैं तुम्हें जानती हूँ, किंतु तुमने मुझे कल से ही जाना है।
तब नरेन बोला कि फिर हम दोनों के बीच ये कैसा अनूठा सा रिश्ता बन चुका है। जो इंसान भूत के नाम से डरता था आज एक भूत की बाहों में है, और डर तो हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तब निशा बोली कि सब्र करो थोड़ा, सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद कुसुम खाना लेकर आई और नरेन से बोली कि ये लो बेटे, खाना खा लो। तब नरेन ने निशा को इशारा किया और निशा जैसे ही उसके अंदर घुसने की कोशिश करती है, तभी एक अघोरी बाबा कमरे में प्रवेश करते हैं और बोले, निशा रुक जा बिटिया। तब निशा हंसकर बोली, बाबा जी आ गए आप, आपका ही इंतजार था मुझे। अब अपनी कृपा दृष्टि मुझ अभागन पर बनाए और मुझे अपने इस वचनों के कवच से आज़ाद कीजिए, ताकि मैं अपना सच इन दोनों के सामने नरेन को बता सकूं। तो बाबा बोले कि वह तो तेरा हक है, किंतु वादा कर कि यहाँ किसी को हानि नहीं पहुँचाएगी। तब निशा बोली, नहीं पहुँचाऊंगी। फिर बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और निशा, कुसुम और हिरेन को भी दिखने लगी। अब वे दोनों भी उसे देख और सुन सकते थे। तब निशा हिरेन की तरफ इशारा कर बोली, क्यों सरपंच, कैसे हो? क्यों कुसुम आंटी, मैं आज भी याद हूँ या भूल गई मुझको? अरे अपने प्रिय पंचों को तो बुलाओ सरपंच, यह नरेन अकेला ही काफ़ी है आज के पंचायत के लिए। सरपंच, एक दिन तुम सब लोगों ने पंचायत लगाई थी मेरे लिए और अपना फैसला सुनाया था। आज मैं लगा रही हूँ और मेरे फैसले का हक केवल नरेन को होगा। मेरा सच जानने के बाद जो भी उसका फैसला होगा मैं मानूंगी, और यदि तुम लोग ना माने तो तुम्हें उसका परिणाम भी भुगतना होगा। क्यों बाबा जी, नरेन के फैसले को तो मानेंगे आप? तब सरपंच हिरेन, कुसुम और बाबा सब ने हाँ में अपना जवाब दिया और निशा बोली कि नरेन, यह है तो तुम जानते ही हो कि हमारी पंचायत आसपास के 4 गांवों से मिलकर बनी है। उस पंचायत के सरपंच तुम्हारे पापा हिरेन पिछले 20 सालों से हैं। इनकी पंचायत में हुआ हर फैसला सभी मानने को बाध्य हैं। आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैं 23 साल की थी तो तुम्हारे गांव के ही विशाल अंकल के बेटे नीलेश के साथ मेरी शादी तय हुई थी। नीलेश सरकारी नौकरी करता था, तो मेरे पिताजी और विशाल अंकल के बीच दहेज के रूप में 20 लाख रुपए और एक गाड़ी देना तय हुआ था। चूंकि मेरे पिता किसान थे तो उन्होंने अपना खेत, मकान सब कुछ गिरवी रखा, फिर भी 20 लाख रुपए का ही इंतजाम कर पाए। इसी बीच हमारी सगाई हो गई। सगाई के दिन पिताजी को विशाल अंकल ने दहेज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा इंतजाम। फिर आया मेरी शादी का दिन। यह है सब बारात लेकर गए। जब विशाल अंकल को पता चला कि पिताजी गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने बीच फेरों के अपने बेटे नीलेश को खड़ा किया और बारात को लौटने को कहा। पहले तो मेरे पिताजी ने विशाल अंकल के पैरों में नाक रगड़ी, और जब वह ना माने तो सरपंच जी से अनुनय विनय करी। फिर बैठी पंचायत। वहां उस पंचायत में यह फैसला हुआ कि यदि दहेज का इंतजाम नहीं हुआ था तो मेरे पिताजी को सगाई के वक्त ही सब सच सच बता देना चाहिए था, और महज इसलिए मेरे पिताजी को झूठा बताया गया और हमारे परिवार को समाज से निष्कासित कर दिया गया। और मैं उस दिन से आज तक उसी फेरों के हवन कुंड के सामने बैठी हूँ। अरे क्या फायदा ऐसी धन दौलत का जो खुद के दम पर एक गाड़ी ना खरीद सके। लानत है इस इज्जत और झूठी शान पर। थू है सरपंच तुझ पर। फिर मैं तुम्हारी माँ कुसुम से मिली ताकि वह सरपंच को समझाए। तब इसने मुझे चांटा मारा और धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। जब मैं तुम्हारे घर पर थी तब उधर मेरे माँ, पिताजी, भाई बहन ने घर में आग लगाकर खुद को खत्म कर लिया। जब वह वहां पहुंची तो उन सबको जलकर मरता देख मैं भी उस आग में कूद गई। मेरा शरीर तो जल गया, किंतु मेरी रूह आज भी भटक रही है। मैं पहले भी यहाँ अपना बदला लेने आई थी, लेकिन तब इन लोगों ने अघोरी बाबा को
झूठी कहानी बताई और इनकी बातों में आकर बाबा ने मुझे कैद कर लिया। फिर एक दिन मैंने बाबा को सब सच-सच बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यदि मुझे सरपंच का कोई अपना लेगा तब वह मुझे मुक्त कर देंगे। उस दिन से पहले मेरा यह शरीर भी दुर्गंध वाला और जले भुने हाड़ मांस वाला ही था। किंतु उस दिन बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हर रोज रात में एक बार मैं इस शरीर में आऊंगी, लेकिन केवल कुछ मिनटों के लिए। उसके बाद वापस मेरे जीवंत रूप और इस मोगरे की खुशबू को पा लूंगी। और कल रात भी जब मैं गाड़ी में तुम्हारे साथ थी तो मेरे जले हुए शरीर में बदली थी, और उस वक्त तुमने मुझे देखा था और तुम्हारी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। फिर कुछ देर बाद मैं वापस इस रूप में आई और तुम्हें बेहोशी की हालत में ही घर ले आई थी। आज भी मुझे पता था कि जब मैं इतना सारा खाना मांगूंगी तो ये समझ जाएंगे और बाबा जी को ले आएंगे। खैर, फिर मैंने तुम्हें खोजा। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हें हर पल देखती आई हूँ, और न जाने कब तुमसे इतना प्यार हो गया कि मैं अब बस तुम्हारी होना चाहती हूँ। इन सब से मुझे अब कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इनकी तो फितरत ही हैवानों वाली है। जब मैं सरपंच के अपनों को खोज रही थी तो मुझे पता चला कि इनके यहाँ तुमसे पहले एक बेटी ने जन्म लिया था, जिसे तुम्हारी माँ और पिताजी ने मिलकर जन्म लेते ही खत्म कर दिया था। और तब से मुझे लगा कि मैं भूत हूँ मरने के बाद। किंतु ये सब तो जिंदा होने के बावजूद हैवान हैं। इन्हें मार दूंगी तो ये भूतों को भी नहीं जीने देंगे। उसकी यह बातें सुन नरेन के होश उड़ गए। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके एक बहन भी थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ चुका था और वह फूट-फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख कुसुम उसके पास आई और उसके आंसू पोंछने लगी। नरेन ने एक हाथ से उसे दूर कर दिया और बोला, छूना नहीं मुझे। फिर निशा ने नरेन को संभाला और उसे शांत किया और बोली कि अब तुम बोलो, तुम्हारा क्या फैसला है। तो नरेन बोला कि निशा, इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि तुम कभी भी इन्हें माफ़ ना करो, और आज के बाद मैं भी कभी इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। अरे क्या हो जाता यदि विशाल अंकल खुद से गाड़ी ले आते, नीलेश की 2 महीने की तनख्वाह में गाड़ी आ जाती। और क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तुम दोनों का। बेटे ही सुख देते हैं ना तुम लोगों को। तो आज और अभी से मैं आपका बेटा नहीं, मैं अभी गृह त्याग करता हूँ। और निशा, उस दिन तुम्हारी शादी पूरी नहीं हो सकी थी, वह आज होगी। और नरेन ने वहीं पड़े सोफे को आग लगाई और निशा का हाथ पकड़कर फेरे ले लिए। जैसे ही निशा के फेरे खत्म हुए और नरेन ने उसकी मांग भरी, तब उसने नरेन को चूमा और बोली कि मुझे सुहागन बनाने के लिए आपका शुक्रिया। अगले जन्म में भी मुझे आप ही पति रूप में मिलना। और निशा की आत्मा हवा में मिल जाती है। फिर नरेन भी घर से चला जाता है। उसके बाद फिर कभी मुड़कर नरेन वापस अपने घर न गया, लेकिन जाते जाते अपनी शादी की सीसीटीवी फुटेज जरूर अपने साथ ले गया। अब जब भी उसे अपनी पत्नी निशा की याद आती तो उसको चला लेता और उससे मिलने की ख्वाहिश में इस जीवन को जीने लगा। इस प्रकार एक संकुचित सोच ने कई परिवारों को अपनों से दूर कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।